नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, 25 सितंबर से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ हो गया है और इस ट्रेड शो का उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र लेकर के देश के प्रधानमंत्री चले थे, उसी को आज एक बार फिर से साकार करने के लिए इस ट्रेड शो के जरिए उन्होंने एक बार फिर से इसी को बोला है कि अब भारत जैसा देश किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, हम चिप से लेकर के शिप तक बनाएंगे। क्या कुछ कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाते हैं। देता हूं साथियों, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन साथियों, मेरी कुछ अपेक्षाएं भी हैं जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम। साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने व्यापारियों को जो बात कही, उन्होंने कहा कि आपसे जो हम शेयर करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर बनाइए, उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाइए। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के जो सरकार है उसने नियम को इतना लचीला बनाया है कि व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यही कारण है कि अब जो एमएसएमई हो या फिर जो सेक्टर है, व्यापार हो, उद्योग हो, उसको कहीं ना कहीं भारत में एक नई पहचान मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के 40 जिलों के प्रोडक्ट भी इस पे कहीं ना कहीं दिखाए जाएंगे। और इस ट्रेड शो का जो पार्टनर है वो रशिया है। कई बड़ी कंपनीज रशिया की इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और कई देशों के भी जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पर आकर के इस इंटरनेशनल शो में कहीं ना कहीं भारत की जो चीजें हैं, कह रहे हैं कि भारत के जो आविष्कार है, भारत की जो चीजें निर्मित हो रही हैं, वो सारी चीजें देखी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में एआई का जो होगा लाइव डेमो भी होगा। तो कृषि से जुड़े हुए तमाम जो उत्पाद हैं भारत में जो बन रहे हैं, उससे जुड़े हुए सारी चीजों का इस कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है इसमें कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जाएगा। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और देश विदेश के जो लोग हैं यहाँ पर आएंगे, बड़े बड़े व्यापारी आएंगे। इसी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि व्यापारी बेहतर से बेहतर उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए, जिससे देश की जो प्रोडक्ट है उसको विदेशों में एक नई पहचान मिले। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथ एक एक करके हमारे साथी जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए खबरें दो बड़ी हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। पहली खबर पे बात करेंगे कि हमारे पास एक बाइट है और एक विजुअल्स है। उस विजुअल को और बाइट को अगर प्ले किया जाए फिर उसके बाद मैं पूरी खबर आपको बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी कामयाबी पुलिस की है, लेकिन दूसरी खबर पुलिस से ही रिलेटेड है। पहली खबर आप बाइट को सुन लीजिए कि क्या उन्होंने बरामद किया। 500 ग्राम एमडी, जो पुलिस टीम है 5 उसके द्वारा करोड़ 2 ड्रग तस्कर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम आशीष और दूसरा इसमें शिवम है। और इन दोनों के कब्जे से जो ड्रग बरामद हुई है वो 501 ग्राम एमडी जो बरामद हुई है। और ये लोकल एरिया में इसकी सप्लाई जो है वो लेके आते थे और लोकल एरिया में इसको सप्लाई करते थे। इस ड्रग की जो कीमत है मार्केट वैल्यू 5 करोड़ के लगभग है। इसमें जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग में और भी लोग कितने इन्वॉल्व हैं सप्लाई चेन में, जहां से ये लेके आते थे और कहां पे सप्लाई करते थे, यहाँ पे इनके लोकल कॉन्टेक्ट्स कौन कौन है
और इसकी मेन जो सप्लाई जहां से भी ये लेके आते थे उस पर भी पुलिस टीम काम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी लोगों को भी हम इसमें आगे की कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे जो कि इसकी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है। सर कितने दिनों से ये सब कारोबार ये कर रहे थे सर? अभी इनिशियल पूछताछ हुई है, इसमें बताया इन्होंने कि पहले भी 1-2 बार ये ड्रग जो है इन्होंने सप्लाई की है, बट वही मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन क्योंकि इसमें अभी चल रही है और इनके सारी डिटेल्स कुछ डिटेल्स हमें मिली भी हैं, उन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसका सोर्स क्या है और जो इसका एंड यूजर जो है उनको भी आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल अखंड, देखिए 501 ग्राम एमडी, समझ रहे हैं कि कितना बड़ा कारोबार प्रतापगढ़ से संचालित किया जा रहा है। 500 ग्राम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 5 करोड़ से अधिक इसकी जो है कीमत बताई जा रही है। सोचिए कि इतना बड़ा कारोबार प्रतापगढ़ में संचालित हो रहा था। प्रतापगढ़ पुलिस को तब भनक लगती है जब कल देर रात गिरोह की सूचना पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इससे पहले भी देखा था कि सुशील सिंह का नाम एमडी में आया था। आपको पता है कि जब सुशील सिंह ने पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बाहर जिस तरीके से तांडव किया था, फिर उसके बाद एक कहा जा सकता है कि मनगढ़ंत कहानियों के तहत लखनऊ से गिरफ्तारी हुई। फिर उसके बाद जो है उसकी पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया, फिर पूछताछ की गई, 35 ग्राम के आसपास एमडी बरामद की गई। सोचिए, एमडी का कारोबार, ये मैं पुष्ट नहीं करता और ना आईपीसी 24 इसकी बात पुष्ट करती है कि एमडी का कारोबार जो है ये जो पकड़ा गया है कि सुशील सिंह, कहीं ना कहीं आप पुलिस जांच करेगी तो तार कहीं ना कहीं जुड़ेंगे और सुशील सिंह हो सकता है कि इस कारोबार में सम्मिलित होंगे। ये भी कहे जा रहे हैं, पुलिस के सूत्र बताते हैं कि ये पुलिस के बहुत बड़े गुर्गे हैं और आसपास के जिले नहीं, आधा उत्तर प्रदेश ये लोग कब्जा किए हुए हैं। 500 ग्राम एमडी मिल जाना और उसका केवल एक सिंह का बराबर जो है कीमत है, वो 2 से 3 हजार के प्लस में है। सोचिए, आधे ग्राम से भी कम में जो एमडी मिलती है, जो पुलिस बता रही है कि उसकी 2 से 3 हजार रुपए से ज्यादा कीमत है। इंटरनेशनल मार्केट में 5 करोड़ से अधिक इसकी कीमत है। सोचिए, अब फिलहाल पुलिस एक्शन मूड में है, अभी और पूछताछ की जा रही है और इनके जो 2 पकड़े गए हैं, इनके और कितने गुर्गे हैं, कितने इनके साथी हैं, वो पकड़ने अभी बाकी है। फिलहाल पूछताछ जारी है। आज सुबह 9:30 बजे की गई। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं जो ये साथी हैं, जो गिरोह का संचालक सरगना क्या गिरफ्तार हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी मिली है कि क्या यही लोग जो गिरफ्तार हुए हैं यही सारी की सारी डील करते थे? क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर वहां पर इस तरीके का एक रैकेट ही रैकेट बोलेंगे तो उसका क्या सरगना अभी तक पुलिस की गिरफ्त में है या फिर नहीं है? क्योंकि अगर बड़ी तादाद में एक बड़ा अमाउंट का ड्रग्स पकड़ा है पुलिस ने, तो क्या सरगना तक पहुंच पाए हैं या फिर यही लोग जो लोग पकड़े गए हैं, जो गिरोह के सदस्य हैं, क्या यही लोग मुख्य रूप से इस पूरे कारोबार को संचालित करते थे? नहीं, अभी सरगना कह सकते हैं कि नहीं पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस अभी कड़ाई से पूछताछ कर रही है। मेरी एसओ से भी बात हो रही थी, जो विजेंद्र सिंह है, उन्होंने कहा कि अभी ये जांच का विषय है और फिलहाल मैंने जब पूछा कि सुशील सिंह का भी नाम आया है क्या इसमें, तो उन्होंने कहा कि अभी नाम प्रचलित नहीं हुआ क्योंकि कल देर रात गिरफ्तारी हुई है और इन्हीं लोगों की निशानदेही पे ड्रग्स बरामद हुए। पहले इनकी जेब से मिले थे, फिर इनसे कड़ाई से पूछताछ हुई, तो कड़ाई से पूछताछ के बाद इन लोगों ने निशानदेही दी। हम लोगों ने वहां ड्रग्स बरामद किया, ये नशीला पदार्थ हम लोगों ने बरामद किया। फिर उसके बाद पूछताछ का उतना समय नहीं मिला क्योंकि सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, फर्ज लिखना था, तैयारियां एफआईआर दर्ज करने थे, तो अभी उस तरीके से पूछताछ नहीं हो पाई है। लेकिन अभी एसओ के पास समय बहुत है, पुलिस रिमांड की बात कह रही है, प्रतापगढ़ पुलिस की पुलिस रिमांड लिया जाएगा, सरगने के बारे में पता किया जाएगा। अब लेकिन एक चीज ये भी कह दे रहे हैं कि अभी खुल के मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो दबे मन से बातें निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह इसका तार जुड़ा हो सकता है। सोचिए, बहुत बड़ी खेप है, एक तरीके से 501 ग्राम एमडी पकड़ा जाना और 5 करोड़ से अधिक इसकी कीमत बताई जाना, तो सोच सकते हैं कि इसके तार पूरे कहाँ से कहाँ नहीं जुड़े होंगे। हो सकता है लखनऊ से भी जुड़े हो सकते हैं,
और नेपाल बॉर्डर तक भी इसके तार जोड़े जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा फिलहाल 2 लोग गिरफ्तार हुए, पूछताछ जारी है। अब दूसरी खबर पे आते हैं। अखंड, एक एक दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि किस तरीके से एक बड़े संस्थान के रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की गई थी, और वो था थाना फतेहपुर। किस तरीके से बदतमीजी की गई थी, एक पत्रकार के साथ बदतमीजी। फिर से वही थाना सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है कि 2 पत्रकारों के ऊपर उन लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया बिना जानकारी लिए और बिना कुछ उन रिपोर्टरों से पुष्टि किए हुए, मीडिया संस्थान से बिना पुष्टि किए हुए, और आप आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर देते हैं। उन पत्रकारों से बात करना जो है उचित नहीं समझते हैं। सोचिए कितनी तेजी से प्रतापगढ़ पुलिस चल रही है। सोचने वाली बात है कि लगातार मैंने आपको बताया है कि प्रतापगढ़ पुलिस किस तरीके से, हमने आपको बताया था कि शिवरात में किस तरीके से, कुंभ में किस तरीके से मैनेजमेंट इन लोगों का चल रहा था, और किस तरीके से ये लोग मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि प्रतापगढ़ पुलिस इतनी तेजी से एफआईआर अगर लिखने लगे तो पीड़ितों को न्याय भी मिलना शुरू हो सकता है। लेकिन 2 पत्रकारों के ऊपर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आप लोग जब कोई पीड़ित जाता है तो इतनी तेजी से आप मुकदमा, तब तो आप कहते हैं कि जांच होगी और जांच के बाद जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं और एक सोशल मीडिया पे वीडियो क्या वायरल हुआ और एक खबर क्या चली, आप लोगों ने मुकदमा दर्ज कर लिया और 24 घंटे के ही अंदर दर्ज कर लिया। ना उन पत्रकारों से उचित उनका पक्ष रखने को सोचा, और आपने उठा के मुकदमा भी दर्ज कर लिया। तो सोचने वाली बात है। अखंड, आप कुछ सोच सकते हैं, आप देखते भी हैं कि किस तरीके से पहले अगर हम लोग जाए तो पहले कहते हैं जांच कर ली, जांच के बाद कोई आगे तथ्य निकल के आएगा तो मुकदमा दर्ज होगा, अन्यथा बैठ के ही थाने में सुलह समझौते के लिए दबाव डालने लगते हैं। अखंड, आप बाकी समझदार हैं, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, शायद यही कारण है कि ना कि अगर इतनी जल्दबाजी अपराधियों को पकड़ने में दिखाते, जो पीड़ित गुहार लगाने आते उनके लिए दिखाते, तो शायद इस तरीके के सवाल नहीं खड़े होते। फिलहाल पत्रकारों पर आपने किस लिए मुकदमा दर्ज किया है ये तो आप बताएंगे न्यायालय में। ऐसे बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं क्योंकि पुलिस अगर अपनी कार्यशैली को छिपाने के लिए, क्योंकि पत्रकार सवाल खड़े करता है और अगर कोई गलती होती है तो आपसे सवाल पूछता है, लेकिन अगर आप उस आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर मुकदमा लिखेंगे तो फिलहाल आपको भी जवाब कहीं ना कहीं देना होगा। आप किस चीज को प्रेरित होकर के वो मुकदमा लिख रहे हैं ये भी आपको बताना होगा। लेकिन इतना जरूर है, इतनी जल्दबाजी, इतनी कहते हैं ना कि इतनी गंभीर परिस्थिति में अगर आप इतनी जल्दबाजी में और इतना ध्यान लगा करके एक पत्रकारों पर मुकदमा लिख रहे हैं, तो कम से कम जो न्याय की गुहार लगाने के लिए थाने में आते हैं, पीड़ित आते हैं, एफआईआर लिखवाना चाहते हैं, उनकी गुहार, उनकी न्याय पे आप लोग इतनी जल्दीबाजी क्यों रिएक्ट नहीं करते, ये सवाल जरूर खड़े होंगे। और इसीलिए ज्ञानेंद्र भी बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक घटना घटित हुई, पत्रकार के साथ अभद्रता हुई और अब फिर से उसी थाने में 2 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। फिलहाल पत्रकार आपके मुकदमे पर कितना ज्यादा रिएक्ट करता है वो अलग विषय है, लेकिन पत्रकार सवाल पूछेगा क्योंकि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। वाजिब है तो उत्तर दीजिए, नहीं है तो आपको जो लगता है वो कीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए ये जो अनैतिक कदम आप उठा रहे हैं, ये अपने आप में आपके लिए ही खतरे की घंटी साबित होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, मैं आज आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि लगातार जनपद बिजनौर में जगह जगह रात के टाइम पर लाशें मिल रही हैं, और ये घटना जब पता चलता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब लाश में से बदबू आने लगती है, उसके बाद सूचना मिलती है पुलिस को, तब वहां पुलिस पहुंच रही है। इस तरह की बात ये सामने आ रही है, और कहने वाली बात यह है कि क्या बिजनौर पुलिस रात में पेट्रोलिंग नहीं कर रही है? अगर पेट्रोलिंग सही से करे, अगर वो सही समय पर जांच करे, जो संवेदनशील एरिया है उनमें अगर जाकर वो पूरी तरह से ध्यान दे, तो क्या इस तरह की घटना होगी? इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होगी। परंतु मुझे लग रहा है ऐसा कि जैसे धामपुर, चांदपुर, नगीना और नेटौर, कई थाने ऐसे हैं जहां पर अब पुलिस पूरी तरह से ये सोच ली है कि चलिए जनता अपने भरोसे है, और चलिए जो होगा देखा जाएगा, बाद में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और कार्रवाई कर दी जाएगी, और बस जो आरोपी होगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। परंतु बस ये है कि रात को ध्यान नहीं देना है, ना पेट्रोलिंग करनी है, ना कुछ करना है। और इस मामले पर पूरी तरह से संजीव सोचने वाली बात यही है कि पुलिस, हम लोग भी हैं, रात को अपना चैन की नींद सोते हैं तो ये सोचते हैं कि पुलिस हमारी रखवाली कर रही है।
पुलिस जाग रही है। और ये बात सही भी है, कहीं ना कहीं तक सही भी है, पुलिस करती है। परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनौर पुलिस थोड़ा सा इस मामले पे ध्यान नहीं दे रही है। इस पे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए था और यहाँ के एसपी को इस मामले पे भी ध्यान देना चाहिए और सभी थानों को कड़क करना चाहिए। सभी थाने के एसपी को ये कहना चाहिए कि आप लोग विशेष ध्यान दें। जिस तरह की घटना यहाँ पे आए दिन हो रही है, अभी परसों और कल भी इस तरह का घटना हुआ। धामपुर से एक घर में ही लाश मिल गई और परसों एक खेत में मिल गई। बताइए, सोचने वाली बात वाकई में है कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद पुलिस को सूचना मिल रही है। बिजनौर में बक्सीवाला गांव में एक महिला की लाश मिली, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ कि क्या मामला था, कौन महिला थी, किस तरह से ये घटना हुई, कोई भी खुलासा इस तरह का नहीं हुआ। और हाँ, अभी मेरे साथी प्रतापगढ़ से कह रहे थे, बता रहे थे वो, कि अगर पत्रकार इस पे खबर चला देता है, अगर वर्जन नहीं लेता है, आप तो अपना वर्जन डालते नहीं है, आप अपना वर्जन तब डालते हैं जब आपको लगता है कि हाँ इसकी वर्जन डाल देते हैं, तो पत्रकार कब तक खबर रोक के रखेगा? ये बात बहुत बड़ा सवाल है अखंड जी। जो उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह से जिसने छवि बनाई है इस समय पर, बिजनौर पुलिस अब किस तरह की छवि बना रही है? अखंड सवाल जी। यही अजय, देखिए बहुत सारे, एक तालाब में बहुत सारे लोग रहते हैं, कहते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं और अगर एक लोग अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे होते हैं तो तमाम लोगों पर सवाल खड़े होते हैं। इंद्रवीर, 1 मिनट म्यूट कर लीजिएगा अपना। अजय, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बहुत सारी जगहों पर इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हो जाती है कि पुलिस पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हो, मैनपुरी से हुई हो, लखनऊ से हुई हो, कि अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए लगातार पुलिस एक्टिव मोड पर है। अभी राजधानी लखनऊ में 4 दिन पहले एक व्यापारी के साथ कुछ लुटेरों ने चेन स्नैचिंग की थी और जब वो व्यापारी उसका पीछा करता है तो लुटेरों ने उसकी स्कूटी पर लात मार दी, जिससे वो भागता हुआ चला गया और एक डीसीएम के नीचे आ गया, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। कल आज मतलब आज सुबह की बात है, तड़के की बात है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, लखनऊ पुलिस ने उस अपराधी को किया, उसका भाई अंधेरे का फायदा उठाते हुए जरूर आ गया है, लेकिन उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल है, बहुत सारी जगहों पर इस तरह की घटनाएं घटित होती है लेकिन पुलिस खुलासा भी करती है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजती है। लेकिन अगर वहीं पर पूरे बिजनौर को मैं इसमें शामिल नहीं करूंगा अजय, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग भी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से हटे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी का उनको एहसास नहीं है, उनकी वजह से अगर इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं तो सवाल सूबे के या सूबे की कहे कि जिले के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, कप्तान हैं, उनके ऊपर जरूर खड़े होंगे कि आखिरकार आपके नाक के नीचे, क्योंकि आप तमाम अपने अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, कर्मचारियों को निर्देशित करते हैं कि वो उस तरीके से काम करेंगे और अगर वो अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं करते तो आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की घटनाएं अगर लगातार वृद्धि हो रही है उसमें और अगर उसका खुलासा नहीं हो पा रहा है तो सवाल उठेंगे। लेकिन अजय ने जो सवाल उठाया है, अजय ने सवाल साफ तौर पर उठाया है कि जो रातों की नींद है, हम पुलिस के भरोसे ही आराम तलब जिंदगी, या कहते हैं कि रात में आराम से बेखौफ होकर के सोते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार चोरी की घटनाओं में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है जिसकी वजह से लोग रातों में जागने को मजबूर हैं। अगर बिजनौर पुलिस सही से काम करेगी तो उनकी भी जो रात की नींद है वो हराम नहीं होगी, वो चैन से सो सकेंगे। इसलिए एसपी साहब को कहीं ना कहीं कठोर कदम उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ उठाने चाहिए जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। फिलहाल किसी एक घटना के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ये बात भी है, लेकिन अगर एक के बाद दो, दो के बाद तीन अगर इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं तो जवाबदेही आपकी जरूर बनती है। और अजय वही सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आखिरकार क्यों इस तरीके से घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अजय, क्या आपने इस पूरे मामले पर एसपी से बात की थी? क्या उनका वर्जन रहा इस पूरे मामले पर? क्या कह रहा है उनका इस पूरे मुद्दे पर? अजय, आवाज आ रही है आपको? अजय सुन नहीं पा रहे। अब हम चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? मैं खबर की अगर बात करूं तो जैसे अभी कई सारी चीजें बात हो रही थी उसको लेकर के अगर बात करें तो रायबरेली में कल शाम देर रात लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब एक अनियंत्रित बुलेरो जो हुए एक आदमी के साथ एक ठेले वाले के साथ टक्कर होती है और ठेले के साथ साथ उसके 3-4 मोटरसाइकिल वालों को उड़ाता हुआ निकल जाता है। और ये सिविल लाइन के बगल में गोरा बाजार चौराहा है, गोरा बाजार जो कस्बा है वहां की ये बात घटना है। और मौके पर जिस तरीके घटना हुई उसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और सारे घायलों को जिला अस्पताल रायबरेली पहुंचाया गया आनंद फानंद में। मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा, सदर सीओ अरुण कुमार नौहार,
पहुंचे हैं और नए पुलिस बल के साथ। और सूत्रों की अगर माने तो बोलेरो सवार को पब्लिक ने पकड़ा है और पकड़ने के साथ साथ उनको पुलिस के हवाले किया है और वो भी घायल है, उसका भी इलाज जारी है। हमारे पास एक उसमें बाइट है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा की। हम चाहेंगे कि हमारे एक बार दर्शक देखें कि जिस तरीके की घटना रही उसमें। इंद्रवीर, बिल्कुल इस तरह की घटना घटित हुई है और लगातार एक के बाद ऐसी प्रतापगढ़ में घटना सामने आई थी, राजधानी लखनऊ में भी आई थी। थार सवार युवक ने कई लोगों को ठोकर मार दी थी, एक लोग की मृत्यु भी हो गई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। ऐसी घटनाएं लगातार वृद्धि होती जा रही मौत हो गई। अगर पूरे देश की बात की जाए तो तमाम जगहों से इस तरीके की विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन क्या कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है या कोई कानून कहीं ना कहीं कोई लचीलापन है या कहीं ना कहीं उसमें राहत मिल जाती वजह से इस तरीके कुछ कमी नहीं आती? क्या जो अनट्रेन ड्राइवर्स हैं या फिर कहीं लर्नर ड्राइवर हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं या फिर नशे में धुत ड्राइवर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? क्या कारण है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार वृद्धि हो रही है? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं बीते लगभग अगर बात करें तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर इंदपाल सिंह सेंगर एसपी के निर्देशन में यातायात जो क्षेत्राधिकारी उनके निर्देशन लगातार ट्रैफिक विभाग अभियान चला रहा है। 24 ने कवर किया है। इसके बाद भी जो जैसे आपने कहा कि क्या कारण है, कारण ये हो सकता है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव में रहे हो या ये जांच का विषय है। इसको आईबीसी 24 क्लियर या कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन जांच के बाद क्लियर होगा कि वो क्या नशे में था या नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये जैसे ट्रैफिक अपनी जगह चुस्त दुरुस्त और एक तो इसमें क्या कारण है ये जांच बाद निकल जाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि बीच में लखनऊ में थार में भी देखा गया 2 दिन पहले तमाम नियम सीट बेल्ट ना लगा के चलना और तमाम ऐसे ट्रैफिक के नियम है जिसको उल्लंघन करते ये मोटर वाहन नजर आते हैं, तब ऐसी घटनाएं कारित होती है। और उनको लेकर के कल जैसे जो घटना हुई लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए। उसके घायल के बाद लगभग अगर बात करें तो 3 बच्चे जो थे वो गंभीर रूप से घायल थे, उनका सबका इलाज जारी है। लेकिन अभी तक कोई हताहत या कोई जान माल की खतरा वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ वहां पे पहुंचे हैं सीओ अरुण नौहार। तो घटना का जायजा लिया गया, लेकिन स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, कहीं कोई हताहत नहीं। लेकिन उसको बोलेरो चालक को भी गिरफ्तार किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल जैसे आपने कहा कि क्या इन सब के बीच में जो समस्या उसका निराकरण कैसे हो कि ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनपे कैसे पाबंद लगाया जाए। तो इन पाबंदियों को लगाने के लिए देखिए कहीं ना कहीं सर्कस में जो आपके तीर है वो तीर को आपको सटीक जगह लगाना पड़ेगा, तभी आप ऐसी जगहों को ऐसे घटनाओं को कारित होने से रोक पाएंगे। लेकिन पुलिस विभाग हो या फिर अगर बात करें ट्रैफिक हो या और तमाम तरीके की जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की व्यवस्था है, एनएचआई की व्यवस्था है, इन सब पे कहीं ना कहीं रूल तो बने, उन रूल को फॉलो भी किया जाता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए वो अगर प्रॉपरली हो तो शायद ऐसी घटनाएं कारित होने से कम होगी। ये तो नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन कम होगी। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ पुलिस पर प्रशासन पर ही नहीं छोड़ना चाहिए, न्यायालय पर ही नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। लगातार इस तरीके के कहते हैं कि ट्रैफिक का उल्लंघन करने पर बहुत सारे जुर्माने का प्रावधान है, ओवर स्पीडिंग के लिए 2000 तक का प्रावधान है, लेकिन लोगों को ना सिर्फ अपनी जान की फिक्र है, दूसरे की भी जान की फिक्र नहीं है, किसी की कोई फिक्र नहीं है। जुर्माने की राशि को सोचते हैं कि कैसे भी करके हम उसको छुड़ा लेंगे। मुझे लगता है कि हम जुर्माना भर देंगे तो जुर्माना भर सकता है, वो जुर्माना भरने की सोचता है। तो क्या करे प्रशासन, क्या करे सरकार, जब इतना बड़ा जुर्माना लगाया जाता है, भारी जुर्माना लगाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाता है कि सीट बेल्ट पहने, आप हेलमेट लगाएं, उसके बाद अगर आप नहीं मानते तो प्रावधान किया गया है, लेकिन लोग तब भी नहीं मानते। इस तरीके की तमाम चीजें हैं, ड्रिंक एंड ड्राइविंग की बातें आती हैं, ओवर स्पीडिंग की बातें आती हैं, लोग नियम कायदे कानून को मानते ही नहीं है, सिग्नल तोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा बहुत सारी को हमें सुधार कर में लाना पड़ेगा, आम नागरिक को सुधार में लाना पड़ेगा। हर चीज प्रशासन पर, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर, सब कुछ उसी पर नहीं छोड़ सकते। लेकिन समस्या यही है कि हम सुधरना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन
हमें सुधार करके रखे। इंद्रवीर, जो ये पूरी घटना घटित हुई है, फिलहाल आपने एक अच्छी बात बताई कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, लेकिन हार का लखनऊ में जो कहर देखने को मिला है या फिर और जगहों पर प्रतापगढ़ में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या हो गया है उन तमाम कार चालकों को, या फिर जो ड्राइव कर रहे होते हैं, क्या उनको सुध नहीं है कि रोड पर उनके अलावा भी कोई और भी चल रहा है, किसी के परिवार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिससे किसी न किसी वजह से उनका परिवार उजड़ जा रहा है। फिलहाल सरकार को इस ओर जरूर कोई ठोस कदम, कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग बच करके निकल जाते हैं, उन्हें लगता है कि मामूली चालान या जुर्माने से वो अपना पिंड छुड़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस्तेमाल करने के लिए। कुलदीप अमेठी से जुड़े हुए। कुलदीप, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुकुल बाजार के करतारपुर और संजय गांव से एक संतरिक की घटना सामने आई है। उससे ग्रामीणों को दहशत का माहौल है। बार बार चैनल के द्वारा हम भी दिखा रहे हैं और चैनल भी दिखा रहे हैं, लेकिन चोरी भोपाल का नाम नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि खान अली के घर में अज्ञात चोरों ने 3 सोना आभूषण और चांदी और 10,500 रुपये नगद निकाल ले गए हैं। जब खान अली सुबह 4 बजे के आसपास जागते हैं तो देखते हैं कि चोरी घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा है और उनका सोना चांदी और नकदी गायब है। जिस पर खान मोहम्मद मौका थाना पहुंचकर उसकी शिकायत करते हैं और पुलिस जांच करने के लिए गांव में पहुंचती है। पुलिस क्या इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाई है? कुलदीप, क्या हुआ, क्या जानकारी मिल पाई है, क्या जानकारी मिल रही है? इसको पुलिस छानबीन कर रही है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो पुलिस जो है मुखबिरों की सहायता भी ले रही है और जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है। नहीं, पड़ताल की जा रही है, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही, कम से कम पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द उन अपराधियों का, उन चोरों का पता लगाना चाहिए। देखिए, बड़ी गाढ़ी कमाई होती है, लोग उससे चाहे अपने घर में रखें, चाहे बैंक लॉकर्स में रखें। अगर बैंक लॉकर नहीं सुरक्षित है, कई जगह से ऐसी खबरें आती हैं, राजधानी में ही ऐसी खबर आई कि चोरों ने बैंक के लॉकर ही को काट करके उनका सामान गायब कर दिया। घर सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार अपने सामान की सुरक्षा के लिए वो किस जगह को, क्या कौन सा विशेष जगह का वो चयन करे जहां पर अपने सामान को सुरक्षित रख सके। अगर ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, तो कम से कम पुलिस को उन तमाम चोरों, अभियुक्तों को पकड़ करके जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी अगर हम 4-5 अपने लोगों की बात करें, जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगभग अगर उनकी देखी जाए तो हर एक दूसरे दिन या हर दिन ही इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो सवाल आखिरकार खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस के इतना ज्यादा प्रभावशाली होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस का पूरे देश में नाम है कि वो किस तरीके से अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई कर रही है, लेकिन किस जगह पर वो कहीं ना कहीं लचीली पड़ जा रही है कि इस तरीके से जो चोर हैं, जो बदमाश है, इस तरीके के जो कारनामे हैं या चोरी की घटना उसको अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है वहां के एसपी का इस पूरे घटनाक्रम पे? कुछ उन्होंने उस पर कुछ अपनी बातें या कुछ सफाई दी है? एसपी महोदय की कोई बात नहीं आई है और पुलिस थाना के एसओ महोदय ने कहा है कि हम जो है इसके लिए जांच के लिए गठित किए हैं, जिस पर जल्दी ही हम खुलासा करेंगे। लेकिन अभी जी मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जनपद में चोरियां हो रही हैं और जो है चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, कहीं ना कहीं ये जो है सारा जो है प्रशासन के, पुलिस के ऊपर भी जो है बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगेगा ही, और शायद यही कारण है कि जब आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी ही चीजें घटित होती हैं, तो आप पर सवाल खड़े होते हैं और आपकी जो अच्छाई है वो छिप जाती है। पूरे पुलिस फोर्स को हम नहीं कह सकते, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी जगहों की पुलिस कह दे वो अच्छी तरीके से काम कर रही है और जिलों में भी पुलिस अच्छा काम करती है, लेकिन कुछ थाना क्षेत्र में इस तरीके की जब घटनाएं घटित होती हैं, तो पुलिस के ऊपर सवाल निशान खड़े होते हैं। सवाल पूछे जाते हैं कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। फिलहाल पुलिस को ऐसे अभियुक्तों, ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, बड़ी एक खबर और है हमारी कि बताइए पहले अमेठी जनपद में मोतीगंज संजय गांधी अस्पताल होता है, वहां पर इसी तरह एक बार घटना घटी थी। एक जो है महिला की मृत्यु हो गई थी, तो प्रशासन ने उस अस्पताल को सील करवा दिया था।
लेकिन आज रात में फिर वही एक घटना वहां पर घटी और एक 18 वर्षीय नवयुवक की मौत हो जाती है, जिस पर वहां पर परिजन पहुंचकर थाना प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि मेरे जो है बच्चे को जो है जानबूझकर मार दिया गया, जबकि वो बच्चा जो है पहुंचते ही मृत्यु हो गई थी और उसका इलाज गलत तरीके से किया गया, केवल पैसा वसूलने के लिए किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना अमेठी से निकल कर आ रही है, जहाँ पर अस्पताल के डॉक्टरों पर ग्रामीण और परिजन भी आरोप लगा रहे हैं। और यही घटना एक बार इसी तरह और हुई थी, जिस पर जो है प्रशासन उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर मरीज कॉम्प्लेक्स के निर्देशन में वो अस्पताल एक बार बंद हो गया था, लेकिन पूरा जो है वो चालू हुआ है अस्पताल, जबकि अस्पताल में व्यवस्थाएं अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है और सारी व्यवस्थाएं ठीक है, डॉक्टर भी ठीक है, लेकिन जो है किसी भी कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसको परिजन जो है उसको दोबारा खाना प्रदर्शन करते हैं और पुलिस भारी संख्या में वहां पर तैनात है। तो ऐसी स्थिति ये है। अब कुलदीप ऐसी स्थिति ही पैदा ना होती कि इस तरीके की चीजें करनी पड़ती, लेकिन फिलहाल जो भी चीजें हैं उस पर कोई ना कोई कार्रवाई, अगर कुछ हुआ है गलत तो उसको कम से कम सामने लाना चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जी जी, जानकारी के लिए। वहाँ अमेठी जनपद के सीएमओ ने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी, अगर कोई भी डॉक्टर अगर दोषी पाया जाता है तो उसके जो है विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अमेठी सीएमओ ने ऐसा जो है आसमान सिंह ने कहा है। बिल्कुल करना भी चाहिए और ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी किसी की जान बड़ी कीमती है और बहुत सारी चीजें ऐसे बहुत सारे मामले निकल करके सामने आते हैं। अगर इस पे अगर कार्रवाई होगी तो हो सकता है जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं या यूं कहें कि वो बेपरवाह होकर के काम करते चले जाते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और सीएम साहब को जल्द से जल्द जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, उसे बाहर सामने लाना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत उम्मीदें होती हैं ऐसे अधिकारियों से कि उनसे जुड़े हुए अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसको सामने लाएं और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से आजम खां जेल से बाहर निकले हैं तब से ही सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या आजम खां बसपा में जाएंगे, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने अपनी एक बात कही और उन्होंने बोला अपने बयान में कि मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ, मेरी भी कुछ अपनी एक इमेज है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने चरित्र को लेकर के बिकाऊ माल नहीं है, ये बात साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन तमाम दावों का खंडन करती है जो साफ तौर पर उनके बीएसपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। अब इसको बल और भी ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जा रहे हैं, वो भी अ, वरिष्ठ नेता आजम खां से मुलाकात करने। एक लंबा समय जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि 9 अक्टूबर को ये माना जा रहा था कि 9 अक्टूबर को कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व सांसद है आजम खां, वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए एक बड़ी रैली करने जा रही है 9 अक्टूबर को। और उसी दिन ये तय किया गया था कि शायद जो आजम खां है वो बसपा सुप्रीमो उनको सदस्यता दिलाएंगी और वो बीएसपी में शामिल होंगे, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उनके घर जा रहे हैं, सपा के पूर्व सांसद से मुलाकात करने, वरिष्ठ नेता से मुलाकात करने। तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अटकलें लगाई जा रही थी, अब उस पर कहीं ना कि पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से आजम खां अपने बयान के लिए जाने जाते हैं, तेवर के लिए जाने, कलेवर के लिए जाने जाते हैं, कुछ ऐसे ही शेरो शायरी अंदाज में उन्होंने साफ कर दिया है कि वो शायद समाजवादी पार्टी को छोड़ करके किसी और जगह नहीं जाएंगे, ना ही वो बिकने वाले हैं, ना ही उनका चरित्र ऐसा है। तो तमाम बातें उन्होंने कही और अगर इशारों इशारों में भले उन्होंने तंज कसा है, बड़े और छोटे की बात की है कि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, अगर मैं बड़ा होता तो मुझे बड़े लोग लेने आते। तो तमाम ऐसी बातें निकल करके सामने आए। फिलहाल देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इनकी मुलाकात जब होती है, वो भी एक दिन पहले जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि 9 अक्टूबर को शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं अब उस बातों पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो कोई तस्वीर है उनकी पत्नी से बसपा सुप्रीमो मायावती की मुलाकात की, ना ही कोई ऐसी खबर आई है, और यहाँ तक कि बीएसपी की तरफ से भी इन सारी बातों का खंडन नहीं किया गया। लेकिन अगर उनके नेताओं से पूछा जाए तो ऐसी बातों से वो साफ तौर पर इनकार करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बात की जाए, पूछा जाए, तो वो भी कहते हैं कि सपा के जो दिग्गज नेता है आजम खां, वो कहीं भी किसी भी पार्टी में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि उनका घर है समाजवादी पार्टी। फिलहाल 8 अक्टूबर पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो कि इतने लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि एक बार उन्होंने आजम खां से मुलाकात की थी जब वो 23 महीने जेल में थे,
और ऐसा भी सुनने में आया था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए आजम खान ने मना कर दिया था। और अब जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सामने से आजम खान से मुलाकात करेंगे तो ये एक बड़ी खबर है और देखने वाली भी होगी कि क्या उनका लहजा रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि कोई कहते हैं ना कि नाराजगी भी बातें हैं, कई लोग कह रहे हैं कि नाराज हैं, तो क्या नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देती है। बहुत सारी चीजें हैं, अब देखने वाली बात होगी कि 8 अक्टूबर को क्या होता है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।